नमस्कार फ्रेंड्स, कक्षा 8 का टॉपिक नंबर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। फ्रेंड्स, हम इस बुक को यहाँ पर नोट्स के रूप में करेंगे। जिस साथी को पूरी बुक पढ़नी है वीडियो रोककर पढ़ सकता है। तंजानिया कहाँ पर है? अफ्रीका में है। कहाँ पर? अफ्रीका में, याद रखेंगे। एक बार एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न। पीटर, न्यूजीलैंड। यहाँ पर किसका पालन किया जाता है? भेड़ों का पालन किया जाता है मध्यवर्ती भाग में। और भेड़ों से क्या प्राप्त होती है? ऊन प्राप्त होती है। ये ऊन का कारखाना चलाता है कौन? पीटर नामक व्यक्ति। फ्रेंड्स, यहाँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पैरा देखेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या निर्जन जनसंख्या है, यानी जनसंख्या बहुत कम रहती है 70% भूमि पर। केवल 10% जनसंख्या रहती है 70% भूमि पर। 30% पर कितनी रहती है? 90% जनसंख्या रहती है। भूमि, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। कितना? 30% भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है, यानी 30% भूमि है लेकिन सारे के सारे भाग भी रहने योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। किसके कारण? भूमि के कारण और जलवायु के कारण जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़, सतलाकृति, पर्वत, तीव्र ढलान, जलाकर्त, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, सघन वन, सामान्यतः विरल व निर्जन जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पर आगे क्या है? उर्वर मैदानों और नदियों, घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। कहाँ पर है उपजाऊ भूमि? मैदानों में है, नदी घाटियों में है, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है। इसीलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे हुए हैं। विश्व के सघन बसे हुए स्थान कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर उर्वर मैदान है, नदी घाटियाँ हैं, कृषि योग्य। फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे। ऑस्ट्रिया का सालबर्ग, सालबर्ग स्थान कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया देश अलग है। ऑस्ट्रिया में है साल्जबर्ग। आगे है भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि के लिए, वानिकी के लिए, खनन, सड़कों, उद्योगों की स्थापना के लिए। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। ये कोई खास नहीं है। भूमि उपयोग का भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। सतलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है क्या? भूमि का उपयोग। मानवीय कारकों जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग के प्रतिरूप को प्रभावित करती है या निर्धारित करती है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जाता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। निजी भूमि किसकी होती है? व्यक्तियों की खुद की होती है। जबकि सामुदायिक भूमि किसकी होती है? पूरे समुदाय की होती है। पूरे समुदाय का उस पर अधिकार होता है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों के लिए, नटों के लिए, औषधीय बूटियां एकत्रित की जाती है। यानी यहाँ पर चारा उगाया जाता है, फल उगाए जाते हैं और नट और औषधीय पौधे लगाए जाते हैं। इसे सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति भी कहते हैं। हरियाणा में इसे क्या कहा जाता है? पंचायती जमीन कहा जाता है, पंचायती भूमि कहा जाता है। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि का उपलब्ध सीमित है। यानी भूमि तो इतनी है लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या की मांग भी बढ़ रही है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है, यानी प्रत्येक स्थान पर भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। कहीं भूमि उपजाऊ होती है, कहीं कम उपजाऊ होती है।
लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने हैं। नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करके अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि का उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन आ गया है। कैसे परिवर्तन आ गया है? वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियां प्रसार के लिए निम्नीकरण और भूस्खलन, मृदापर्दन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा हो गया है। ठीक है, ये सब भूमि के उपयोग से हुआ है। आगे है भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती हुई जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांगों के कारण वो जो वन है उनको काटा गया है, वन भूमि समाप्त हो रही है। कृषि भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। कैसे हुआ है? जनसंख्या बढ़ने लग रही है, जनसंख्या के लिए आवास चाहिए, आवास बना दिए गए हैं, जिससे कृषि भूमि कम हुई है। इससे इस प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना होगा, वनारोपण करना होगा, भूमि का उद्धार करना होगा, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग को कम करना होगा। अतिचारण पर रोक लगानी होगी। अतिचारण क्या होता है? जहां पर अधिक पशु चराए जाते हैं। आदि भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त सामान्य तरीके हैं। मृदा के पृष्ठ पर दानेदार कणों के कारण की पतली परत मृदा कराती है। यानी जो पृथ्वी की ऊपरी परत है या पृथ्वी है, इसकी ऊपरी परत है, जो आवरण है, दानेदार है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मृदा। पृथ्वी की ऊपरी परत जो दानेदार होती है, इसे बोलते हैं मृदा। यह भूमि से निकटता से जुड़ी होती है, यह भूमि है इससे जुड़ी होती है। सतल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से होता है। आगे भूस्खलन दिया है। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा, ढाल से गिरना वाली मिट्टी के बड़े बोलो या वर्त बोलो संतुलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्राय भूकंप के कारण, बाढ़ के कारण, ज्वालामुखी के कारण घटित होती है। यानी भूस्खलन किसके कारण घटित होता है? भूकंप आ सकता है वहां पर, या बाढ़ आ सकती है, या ज्वालामुखी फूट सकता है, इस कारण से भूस्खलन आ जाता है। भूस्खलन में क्या निकलता है? मलबा, सैल टूट जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भी क्या होता है? भूस्खलन हो जाता है, क्योंकि चट्टानें हैं, चट्टानों के नीचे से मिट्टी निकल जाती है, मिट्टी निकलने के कारण भूस्खलन हो जाता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है, नदी के प्रवाह को रोक देता है, जिससे क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों में, आवासीय क्षेत्रों में विध्वंस हो जाता है। पहाड़ी भूभाग में, कहाँ पर? पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है। चिंता का विषय है। जो भूस्खलन है मुख्य रूप से कहां पर आता है? पहाड़ों में आता है। याद रखेंगे इस बात को। एक वस्तुनिष्ठ अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पिको के निकट, याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला है? किन्नौर जिला है। रेकांग पिको के निकट एक पंजी गांव है, वहां पर भूस्खलन आया था। वहां पर भूस्खलन हुआ था बड़े स्तर पर। और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 22 कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क 200 मीटर तक भाग नष्ट हो गया था। भूस्खलन क्यों आया था दोस्तों? ये विस्फोटन के कारण आया था, यानी पहाड़ों में विस्फोट किया गया था, जिस कारण से ये भूस्खलन आया था। और कोई खास बात नहीं है। इस जिला रखेंगे कहाँ पर? किन्नौर जिला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। रेकोंग पिको कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और पंजी गांव क्यों प्रसिद्ध है? भूस्खलन के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर आया था? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 22 पर। और सड़क कौन सी थी? पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क। आगे है न्यूनीकरण क्रियाविधि, यानी भूस्खलन को कम कैसे किया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास में हमें समझने की शक्ति मिलती है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं, उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। नंबर 1, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित क्षेत्रों वाले स्थानों को
इंगित किया जाना चाहिए। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ देना चाहिए। इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है, यानी यहाँ पर आवास की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर भूस्खलन हो सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी तार का निर्माण किया जाना चाहिए। आप कभी हिमाचल जाओ तो आप देखेंगे कि मान लीजिए कोई पहाड़ी एरिया है या पहाड़ हैं, इन पहाड़ों को तारों के द्वारा बांधा गया। तार कैसे हैं? जालीदार तार हैं, ताकि जो चट्टान है नीचे न गिरे टूट के। इस प्रकार भूस्खलन को कम किया जा सकता है। आगे है, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण है, यानी अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। क्योंकि क्या होगा, यदि ऊपर से भूस्खलन होगा, पहाड़ टूट कर आएगा, तो पेड़ होंगे तो पेड़ उनको रोक लेंगे, इसीलिए नीचे जान माल की हानि कम हो जाएगी। आगे है, सतही अफवाह तथा झरना प्रभाव के साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अफवाह तंत्र, जो पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण उपाय किए जाने चाहिए। जो जल बहता है जिसके कारण मिट्टी का कटाव हो जाता है और भूस्खलन का कारण बनता है, इस अफवाह को रोकना चाहिए। मृदा परिक्षेत्रा दिखाई गई है। ये जो ऊपर वाली मृदा है जिसमें पौधे उगे हुए हैं, इसमें ह्यूमस होता है और वनस्पति इसमें उगते हैं। इसके नीचे कौन सी है? बालू, गाद, कले, उपमृदा बोलते हैं इसमें। बीच में कौन सी मृदा है? ये अपक्षीय चट्टानी। सबसे नीचे कौन सी है? जनक चट्टानें। अपक्षय तापमान परिवर्तन द्वारा, तुषार क्रिया द्वारा, पौधों द्वारा, प्राणियों द्वारा, मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावृत शैलों का टूटना क्या कहलाता है? अक्षय होना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। मान लीजिए कोई चट्टान है, ये इस पे सूर्य की किरणें पड़ी, क्या होगी? दरारें हो जाएंगी, यानी चट्टान फैल जाएगी सूर्य की प्रकाश पड़ने से। और रात के समय जब क्या हुआ? पाला पड़ा, तो पाला पड़ने से क्या होगा? तुषार या पाला एक ही चीज़ होती है। क्या होगा कि जो चट्टानें हैं सिकुड़ जाएंगी। क्यों सिकुड़ जाएंगी? क्योंकि ठंड के कारण। फिर दिन में धूप निकलेगी, फिर क्या होगा? चट्टानें फैल जाएंगी। इस प्रकार से चट्टानें टूट जाती हैं। और मानव क्रियाकलापों द्वारा आपको पता है कि जो चट्टान होती हैं उनके अंदर बम लगाया जाता है ताकि उनमें विस्फोट किया जा सके, चट्टानों को तोड़ा जा सके। और भी अनेक कार्य हो सकते हैं। और पौधों द्वारा कैसे होता है अपक्षय? कोई पौधा लगाया, हवा आई, पौधे की जड़ों के द्वारा मिट्टी को हिला दिया गया और उस मिट्टी को उठाकर हवा ले गई, उससे क्या हुआ? अपक्षय हुआ। किसका? मिट्टी का। और प्राणियों द्वारा कैसे होता है? मान लीजिए कोई प्राणी बिल खोदता है, बिल खोदने से क्या होता है? मिट्टी को बाहर निकालता है या मिट्टी को अपने पंजों के द्वारा कुचलता है, तो उससे क्या होता है? मृदा का अपक्षय होता है, चट्टानों का अपक्षय होता है। बिल्कुल आपको अच्छे से डिटेल से समझा दिया है। आगे क्या है, यहाँ पर याद रखेंगे खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण किसको? मृदा को उपजाऊ बनाता है। 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में कितना समय लगता है? सैकड़ों वर्ष। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष तक जाते हैं। यहाँ पर मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक दिखाए गए हैं। ये मृदा है, किस किस से निर्माण होता है देख लीजिए। जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, परागमता निर्धारित करती है। उच्चावच, तुंगता, ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार आप इन सबको देख सकते हैं वीडियो रोककर। भारत में कौन सी मृदा पाई जाती हैं? जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय मृदाएं भारत में पाई जाती हैं। मृदा निर्माण के कारक हैं। मृदा निर्माण का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? जनक शैल और जलवायु कारक। मृदा निर्माण के अन्य कारक शतलाकृति, जैव पदार्थ की भूमिका भी होती है। मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय भी लगता है। इसमें अलग अलग स्थानों में अलग अलग मृदाएं पाई जाती हैं। आगे है मृदा निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन, क्षीणता मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं। 2 मुख्य खतरे कौन से हैं? मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा को निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन,
मृदा को निम्नीकरण में यानी मृदा के अपरदन में कौन से कारक हैं? वनों का उन्मूलन, वनों की कटाई, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। आगे है वर्षा दोहन, भूस्खलन, बाढ़ हैं। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां हैं। मल्च बनाना, मल्च बनाकर भी क्या किया जा सकता है? मृदा संरक्षण किया जा सकता है। पौधों के बीच अनावृत भूमि, यानी जो पौधा है, एक पौधा ये है, एक पौधा ये है, इनके बीच जो भूमि है या इस भूमि क्या जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक जाती, इसको परवाल से ढक दो या किसी चीज से ढक दो ताकि इसमें मृदा रुक जाए और मृदा अपरदन या मृदा नमीकरण से रोका जाए। आप देख रहे हैं समोच्च रेखीय जुताई और वेदिका फॉर्म, ये कहां पर? दोनों के दोनों पहाड़ी क्षेत्रों में किए जाते हैं। आरक्षक मेखला, इनके एक साइड में रेगिस्तान है और दूसरी साइड में उपजाऊ भूमि है ताकि हवा के द्वारा जो मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है उसको रोका जा सके। ऐसी पट्टी हरियाणा और राजस्थान के बीच में लगाई गई है, इसे बोलते हैं आरक्षक मेखला। आरक्षक मेखला से मृदा अपरदन को रोका जाता है। वेदिका फोरम, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। यही वेदिका कहाँ पर बनाई जाती हैं? तीव्र ढालों पर बनाई जाती हैं। जो वेदिका बनाने के बाद क्या होता है? चौड़े समतल सोपान बन जाते हैं। सोपान का मतलब आप समझते हैं सीढ़ी होता है, यानी इसको सीढ़ी नुमा खेती बोल सकते हो आप, ताकि सपाट सतह समतल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इन पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई ये पहाड़ी एरिया है, इसमें इधर इसका ढाल तीव्र है, तो इसमें क्या किया जाएगा? सीढ़ी बनाई जाएंगी, ऐसे सीढ़ी बनाई जाएंगी। इस सीढ़ियों पर कैसे की जाएगी? समोच्च रेखीय जुताई हमने ऊपर देखी थी। एक पहाड़ी ढलान पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध निर्माण किया जाता है। समोच्च रेखा क्या होती है? पहाड़ी ढलानों पर कृषि की जाती है। ऐसे होती है समोच्च रेखीय कृषि, ऐसे गोलाई में। आरक्षक मेखला, तटीय प्रदेशों, शुष्क क्षेत्रों। आरक्षक मेखला कहाँ लगाई जाती है? तटीय प्रदेशों में, ताकि जो समुद्र में चक्रवात आते हैं या समुद्री तूफान आते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। दूसरा, शुष्क प्रदेशों में, अपने राजस्थान में और समुद्र तटीय प्रदेशों में आरक्षक मेखला देखने को मिलती है। पवन की गति को कम करने के लिए वृक्षों को कतारों में लगाया जाता है ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, समोच्च रेखीय रोधिकाओं बनाने के लिए पत्थरों, घासों, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं, यानी जो रोधिका बनाई जाती है उसके सामने खाई बनाई जाती है। खाई में जल को इकट्ठा किया जाता है ताकि ये जल आगे न जाए। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिखाया गया है, देख लीजिए आप। इससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि पौधे किस प्रकार से मृदा अपरदन को रोकते हैं। इसमें पानी डाला गया, इसमें मृदा आई, और नीचे जो गिलास रखा इसमें भी मृदा आ गई, लेकिन इसमें भी पानी डाला, लेकिन इसमें क्या हुआ कि नीचे इसमें मृदा नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि इसमें पौधे लगे हैं। ये पौधे क्या कर लेते हैं? मृदा को अपनी जड़ों के द्वारा पकड़ लेते हैं। आगे है चट्टान बांध। यह जल के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है, यानी जो नदियों में बांध बनाए जाते हैं और जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं तथा और मृदा अस्थि को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर विभिन्न प्रकार की फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। एक लाइन में अलग फसल होगी, इस लाइन में अलग फसल होगी। क्यों होगी अलग अलग फसलें? ताकि इसमें मृदा अपरदन को रोका जा सके। आगे है वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत कितनी थी? 3850 घन मीटर वर्ष थी।
जो 2000 में बढ़कर कितनी हो गई, 6000 घन मीटर हो गई। जल जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण कारक है। जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण कारक है, इसको बार बार प्रयोग किया जा सकता है। भूपृष्ठीय 3/4 भाग जल से ढका है, यानी पृथ्वी का जो 3/4 भाग है जल से ढका है। यानी 4 भाग हैं, 4 भाग इसमें, एक भाग इस पृथ्वी पर है, एक भाग पृथ्वी, 3 भाग जल है। इसीलिए इसे जल ग्रह कहा जाता है। किसको? पृथ्वी को। पृथ्वी को नीला ग्रह, जल ग्रह कहा जाता है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही आरंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। विभिन्न प्रकार के पौधों जंतुओं की मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है, मानव उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अलवणीय जल केवल कितना है? 2.7% है। लगभग 70% जल बर्फ के रूप में विद्यमान है। इसमें से 2.7 में से 70% जल बर्फ के रूप में जमा हुआ है हिमालयों में, चादरों में। बर्फ की चादर और हिमालयों के रूप में है। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय प्रदेश अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवणीय जल उपलब्ध है, वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। भौम जल, नदियां, झीलों में पृष्ठीय जल पाया जाता है। वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में भी विद्यमान है जल। आगे है, क्या आप जानते हैं एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ कर देता है। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। याद रखेंगे इस पॉइंट को। पीने में 3 लीटर और बागवानी में 23 लीटर। सबसे अधिक पानी किस में खर्च किया जाता है? बागवानी बोलो या कृषि बोलो, इसमें सबसे अधिक जल का उपयोग किया जाता है। जल का पुनर्चक्रण कैसे किया जाता है? वाष्पीकरण के द्वारा, वर्षण, वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागर में और वायु, भूमि पुनः महासागरों के चक्र द्वारा नियंत्रित गतिशील होता है। जैसे कि आप जानते हैं इसमें जल चक्र कहते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण, फिर वर्षा होगी, फिर बह का जल महासागरों में चला गया, वायु के द्वारा वाष्प हो गया, भूमि के अंदर रिश्के चला गया, पुनः कहाँ मिल जाता? सारा जल महासागरों में मिल जाता है। इस प्रकार से जल चक्र चलता रहता है। ये कोई खास नहीं है, ये याद रखेंगे यहाँ से। क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? बिल्कुल नहीं सुना। सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर है एक सौराष्ट्र में, जिसकी जनसंख्या 1.25 लाख है। शहर के पास तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है, यानी से पानी खरीदा जाता है। कहाँ? सौराष्ट्र है, अमरेली। आगे जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई देशों में जल की कमी है। कौन से कई देशों में? अफ्रीकी देशों और पश्चिम एशियाई देशों में। पश्चिम एशियाई देशों में भारत भी शामिल है। दक्षिण एशियाई देशों में भारत भी शामिल है। और पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के, मैक्सिको में, दक्षिण अमेरिका में और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। यानी संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया में पीने योग्य जल की कमी है। आगे कोई खास बात नहीं है। जल एक क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। याद रखेंगे यहाँ से, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। वन भी एक नवीकरणीय संसाधन है। यमुना नदी वाहित औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे देख सकते हैं कि यमुना नदी में कितना कचरा आ रहा है। ये बहुत अधिक प्रदूषित नदी है। जल को प्रदूषित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं? औद्योगिक बहिस्राव जल और संदूषक और नाइट्रेट धातुएं, कीटनाशक जल को प्रदूषित करने के मुख्य कारक हैं।
और बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देख लीजिए यहाँ पर क्या दिखाया गया है, स्प्रिंगल। स्प्रिंगल क्या है, फुहारा। फुहारा के द्वारा क्या किया जाता है, खेतों में सिंचाई की जाती है। इससे क्या होता है, जल की बचत होती है। और फुहारा सिंचाई कहाँ कामयाब है, जहाँ रेगिस्तान है अपने राजस्थान में। रिसाव और वाष्पीकरण को कम करने के लिए स्प्रिंगल सिंचाई प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क क्षेत्रों में कौन सी सिंचाई प्रयोग की जाती है, ड्रिप सिंचाई अथवा टपकन सिंचाई प्रयोग की जाती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जन संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। यदि आप अपने घर की छत को पक्की करा के उसके पानी को इकट्ठा करो तो औसतन 2 घंटे की वर्षा, 2 घंटे कोई वर्षा होती है तो आप 8000 लीटर पानी बचा सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव, यहाँ पर बताया गया है कि जूट है। जूट से क्या क्या बनाए जाते हैं, टोकरियाँ बनाई जाती हैं, अच्छा कुर्सियाँ बनाई जाती हैं, और क्या बनाए जाते हैं, बैग बनाए जाते हैं। और रेशमी, जो रेशम है, रेशमी कीड़ा है जो ये रहा, रेशम किससे प्राप्त होती है, रेशमी कीटों से प्राप्त होती है, शहतूत के पेड़ों से प्राप्त होती है। ये क्या है, ये कीड़ा है, कौन सा, रेशमी कीड़ा है। ये पौधा क्या का है, शहतूत का है। रेशम कीट हमने देख लिया है, ऐसा होता सफेद सफेदा। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव केवल सतल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर, जैव मंडल में। जैव मंडल में सभी शामिल होते हैं, जलमंडल भी, वायुमंडल भी, सतल मंडल भी, सब के सब किस में शामिल है, जैव मंडल में। जैव मंडल में आगे बताया गया है सभी जीवित जातियों में जीवित रहने वाले एक दूसरे के परस्पर संबंधित होते हैं। जितने भी जीव हैं सभी के सभी जीव एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, परितंत्र बोलते हैं। वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन होते हैं। ठीक है, वो पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं और पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है जिसमें हम सांस लेते हैं। और पौधे मृदा अपरदन को भी क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं पौधे। भूमिगत जल संरक्षण में सहायक होते हैं पौधे। हमें फल, लेक्टेक्स, तारपी का तेल, गोंद औषधियाँ किससे प्राप्त होती हैं, याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, लैक्टेक्स किससे प्राप्त होता है, पेड़ों से होता है। तारपी का तेल किससे होता है, पेड़ों से प्राप्त होता है। और कागज भी पेड़ों से प्राप्त होते हैं। देख लीजिए यहाँ पर दिखाया गया है, बरहा कमल एक औषधीय बूटी है। बरहा कमल का पौधा किसकी बूटी है, ब्रह्मा का कमल। ब्रह्मा, आप देखते हैं मूर्तियों में ब्रह्मा किस पे बैठा है, कमल पे बैठा है। यानी ब्रह्मा का कमल एक औषधीय बूटी है। वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव आते हैं। ये कोई खास बात कौन है। मधुमक्खी से हम शहद लेते हैं। यहाँ पर खास बात लिखी है, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुओं का उपचार किससे किया जाता था, डिक्लोफिन, एस्पिरिन अथवा इब्रुफ्रोन। इब्रुफ्रोन ये 3 दवाई हैं, याद रखेंगे। कौन सी, डिक्लोफिन, एस्पिरिन, इबुप्रोफेन। उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब हो जाती है। इनको जब पशु हैं मर जाते हैं, इनके कारण जो गिद्ध हैं किडनी खराब हो जाती है और ये मर जाते हैं। इन पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। किंगफिशर या किलकला, याद रखेंगे, किंगफिशर या किलकला क्या है, एक पक्षी है। मधुमक्खियों से हमें शहद प्राप्त होता है और मधुमक्खी परागण में सहायक होती हैं। चिड़िया अपना भोजन किससे प्राप्त करती है, कीटों से प्राप्त करती है। इसी प्रकार से जो गिद्ध होता है वो किससे अपना भोजन प्राप्त करता है, मृत जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है। और
खास बात यह है कि पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। किसे? गिद्ध को। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि पर्यावरण का शोधक कौन है? गिद्ध है। इसीलिए प्राणी चाहे छोटे हों बड़े हों परितंत्र का भाग होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति को तापमान आर्द्रता पर निर्भर करती है। इसको आगे 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन से हैं? वन, गास्थल और गुल्लम, टुंड्रा। ठीक है, याद रखेंगे, वन और गास्थल, गुल्लम, टुंड्रा। आगे है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उगते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। यानी वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, अधिक जल होता है। जैसे जैसे आर्द्रता की कमी होती जाती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार, उनकी सघनता में कमी आती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार के वृक्ष पाए जाते हैं या घास उगाई जाती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण हुआ है। विश्व के घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में क्या होते हैं? कंटीली झाड़ियाँ उगती हैं। और गुल्लम, ये याद रखेंगे, गुल्लम कहाँ उगता है? गुल्लम उगता है। गुल्लम कहाँ उगता है? गुल्लम उगता है शुष्क प्रदेशों में, यानी अपने राजस्थान में उगता है। क्या? गुल्लम। इस प्रकार गुल्लम को हरियाणा में गुल्लर का पेड़ बोलते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहां पर जो पौधे होते हैं इनकी जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोदन से होने वाली आर्द्रता की हानि घटाने के लिए पेड़ों की पत्तियां कांटेदार होती हैं, यानी छोटे छोटे पत्ते होते हैं, कांटेदार होते हैं और मोमी सतह वाली होती हैं। मोमी सतह होती है, यानी उसके ऊपर मोम सी की परत चढ़ जाती है, जिससे मोमी सतह होती है। मोमी सतह से क्या फायदा होता है? जो वाष्पोदन है वो कम होता है, जल की हानि कम होती है। शीत प्रदेशों में, ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है और टुंड्रा वनस्पतियों में क्या मिलती है? मोस और लाइकन मिलती है। यानी मोस और लाइकन किस प्रकार की वनस्पति है? टुंड्रा वनस्पति है। अजगर कहाँ मिलते हैं? वनों में मिलते हैं अजगर। ये कोई खास नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण। जो प्राकृतिक वनस्पति होती हैं, पौधे होते हैं और जीव जंतुओं को आश्रय देते हैं, साथ ही परितंत्र का महत्वपूर्ण भाग होते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं का क्या हुआ है? प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित हो गई हैं या संकटग्रस्त हो गई हैं। कुछ जातियां लुप्त हो गई हैं या लुप्त होने के कगार पे हैं। वनों का कटाव, मृदापर्दन, निर्माण कार्य, दावानल होती है आग लगाना, भूस्खलन के कारण क्या हुआ है? जो प्राकृतिक आश्रय हैं वो नष्ट हो गए हैं। और कोई अगर कोई खास बात नहीं लिखी यहाँ पर, सुनामी आई थी ग्रेट निकोबार में, वहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से वर्षा वनों में क्या हुई है? हानि हुई है। यहाँ पर ब्लैक बक दिखाया गया है। ब्लैक बक हरियाणा का राज्य पशु है। चित्ता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग, मोर क्या है? इनके संरक्षण जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे। और कोई खास बात नहीं यहाँ पर। ये भी कोई खास बात नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता रक्षा के लिए नामित प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं। बहुत से देश पक्षियों पशुओं को मारने, उनके व्यापार के लिए विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों और भारतीय सारंग को मारना अवैध है। याद रखेंगे कि किस किस को मारना अवैध है? शेर, चीता, हिरण, सारंग और मोर को मारना अवैध है भारत में। आगे है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। कौन सी है? परिपाटी बोला संस्था बोलो, बात एक है। CITES फुल फॉर्म क्या है? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेजर्ट
स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है। जिन प्राणियों और पक्षियों को अनेक जातियां सूची बनाई जा गई हैं, इस सूची में दिए गए पक्षियों प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाना है। प्राणियों और उन पौधों की सूची देती है उस देश को कि आपके देश में ये लुप्त होने के कगार पे हैं, इनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाइयो, इनको बढ़ावा दीजियो। ये संस्था क्या काम करती है? जो पक्षी हैं और प्राणी हैं जो खतरे में हैं, उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहती है। काजीरंगा में क्या मिलते हैं? हाथी मिलते हैं और एक सींग वाला गैंडा भी यहीं मिलता है। काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है। जैव मंडल निश्चय क्या है? यह वैश्विक नेटवर्क, वैश्विक मतलब विश्व का नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है। यानी रक्षित क्षेत्र नहीं है, इनकी श्रृंखला है जिससे संरक्षण और विकास के बीच संबंध का प्रदर्शित करने का इरादा है। यानी इसमें संरक्षण किया जाता है, विकास किया जाता है किसका? जीवों का। CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणियों, जो प्राणी हैं और जो पौधे हैं, उनके नमूनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को खतरा है या नहीं है, ये बताता है। यदि उनको खतरा है तो उनको प्रतिबंध लगाने को कहता है, यदि उनको कोई खतरा नहीं है तो उनका व्यापार किया जा सकता है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं। किसके द्वारा? CITES के द्वारा। भालू, डॉल्फिन, कटेक्स, परवाल, अकर्डिक, एल्लो, इनकी क्या की गई है? रक्षा श्रेणी में आते हैं ये। आगे आ गए अभ्यास के प्रश्न। यहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं बिना ऑप्शन चेंज किए। जब एग्जामिनर को प्रश्न उठाना होगा तो यहां से उठा लेगा बिना ऑप्शन चेंज किए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहायक नहीं है? आपको पता जैव कारक भी चाहिए और मृदा का गठन करना है तो मृदा गठन की तो आवश्यकता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। समय की भी आवश्यकता होती है इसमें। मृदा का गठन किया जाएगा, मृदा का निर्माण किया जाएगा, इसमें जैव पदार्थ और समय की आवश्यकता होगी, मृदा का गठन की आवश्यकता नहीं होगी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? हमने पढ़ा था कि किसको तीव्र ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक कौन सी कारगर है? रक्षक मेखला कहाँ पर होती है? राजस्थान में होती है। पेड़ लगाए जाते हैं और समुद्र के तट पर। और मलीचिंग भी हमने पढ़ी थी, लेकिन वेदिका हमने पढ़ी थी कहाँ पर होती है? पर्वतों पर, तीव्र ढलानों पर। और ये एक साथ में समोच्चय कृषि भी यहाँ पर की जाती है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संरक्षण के लिए अनुकूल नहीं है? नहीं, जो पीछे नहीं दिया होता है इसको जब आवश्यकता ना हो, बिल्कुल सही है, पर्यावरण के अनुकूल है। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना, बिल्कुल सही है। यदि आप खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट करोगे या उसको जलाओगे तो क्या होगा? उससे मृदा प्रदूषण भी होगा और वायु प्रदूषण भी होगा, यह इसके लिए हानिकारक है। आगे है मिलान चिन्ह दिए गए हैं। वीडियो रोककर आप इन्हें खुद करके देखें। पहले हाइमुस क्या होता है? मृदा की ऊपरी परत होती है, ऊपरी मृदा का निक्षेपित जैव पदार्थ। जैव मंडल क्या होता है? ये सभी मिलकर जैव मंडल बनाता है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल का एक क्या होता है? जुड़ा एक संकरा क्षेत्र है। आगे है चट्टानी। चट्टानी क्या है? चट्टानी बांधना, मृदा अपरदन को रोकना या समोच्चीय रेखीय कृषि। चट्टानें बांधकर मैंने आपको बताया था चट्टान बांध क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जो पहाड़ी एरिया है तारों के द्वारा चट्टानों को बांधा जाता है। यानी इसमें क्या है? चट्टानों को बांधा जाता है तो उससे क्या होता है? मृदा अपरदन को रोका जाता है, इसके साथ जाएगा। फिर भूमि उपयोग किस में आएगा? भूमि का उत्पादनकारी उपयोग या समोच्च रेखीय। समोच्च रेखीय तो कहाँ होता है? पहाड़ों में होता है, इसका आएगा
भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। आगे है, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य बताइए। भारत गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान एक आबाद क्षेत्र है। बिल्कुल है, अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है ये। आगे है, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम है। बिल्कुल सही है, जल की उपलब्धता कम है भारत में। तटीय क्षेत्रों में वन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, इस जिससे बीज का फसल उगाना कहते हैं। बिल्कुल गलत है, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहा जाता है। नहीं, बीज की फसल उगाना नहीं, इसे बोला जाता है रक्षक मेखला। ये गलत है। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परितंत्र को व्यवस्थित रखते हैं। बिल्कुल गलत है, इसको क्या करते हैं, अव्यवस्थित करते हैं। आगे कोई खास नहीं है, ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को भारत माता की जय। जय हिंद।